नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर का आज हम शुरुआत करते हैं, और ये कैलकुलस का आपका सेकंड लास्ट चैप्टर होने वाला है ना। यस। तो ये आपके कैलकुलस का सेकंड लास्ट चैप्टर होने वाला है, डिफरेंशियल इक्वेशन। गुड मॉर्निंग आयुष। और ये वैसे देखा जाए तो वेटेज वाइज भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने देखा होगा जे एडवांस में, अगर पीवाई क्यूज देखा होगा या एक्सरसाइज देखी होगी, ठीक है ना, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन से काफी सारे सवाल आते हैं ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मिक्स सवाल बहुत आते हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक कर्व सॉल्व कर लिया, उस कर्व का इंटीग्रेशन या उसका एरिया, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं, राइट। बोर्ड की बात करें तो बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे क्लास 12 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी सवाल आपके पक्के से रहते ही रहते हैं, राइट। तो इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और डिफरेंशियल इक्वेशन से जे मेन, जे एडवांस, बोर्ड सब जगह क्वेश्चंस आपके रहते ही रहते हैं, राइट। और इसके बाद फिर एक छोटा सा टॉपिक बच जाएगा, एरिया अंडर कर्व। तो ये दो लास्ट चैप्टर्स आपके बच गए हैं कैलकुलस के अंदर, राइट। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जस्ट लाइक अनदर इक्वेशंस, जैसे बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस होती हैं, है ना, लॉगरिथमिक इक्वेशंस होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में क्या कहते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में कहते हैं कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें टी रेशियोज हो उनको हम ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन कह सकते हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें लॉग पड़ा हो, राइट। वैसे ही अगर कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता है एक्स हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि वाई हो सकता है ना। आपको पता है वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हम पढ़ते हैं, तो एक्स उसमें इंडिपेंडेंट होता है, वाई उस पे क्या होता है? डिपेंडेंट होता है ना। तो हम लोग कि ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स मस्ट बी प्रेजेंट, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स, है ना। अगर कोई बोले सिर्फ एक्स और वाई है तो क्या उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं? नहीं। हल्ले डिफरेंशियल इक्वेशन कहने के लिए जो लास्ट चीज है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज dy by dx, d2y by dx2। अगर इस तरह की चीजें प्रेजेंट है इक्वेशन में, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन। तभी उसको हम क्या कह सकते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखिएगा बिल्कुल। गुड इवनिंग नितिन। तो लिखिएगा एन इक्वेशन, an equation is called as differential equation if it contains an equation is called as differential equation if it contains independent variable, an equation is called as differential equation if it contains इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन? x, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा डिपेंडेंट वेरिएबल, a differential an equation is said to be differential equation if it contains independent variable comma dependent variable। dependent variable क्या हुआ बच्चों? y, and derivatives of dependent variable with respect to independent variable and derivatives of dependent variable with respect to independent variable। मतलब dy by dx हो, d2y by dx2 हो, इस तरह के एक्सप्रेशंस आपके इक्वेशन में होने चाहिए, है ना। और ये लास्ट वाला मस्ट है ना, अगर ये नहीं है तो फिर उसको डिफरेंशियल इक्वेशन हम नहीं कहते हैं ना, फिर उसको नॉर्मल आप इक्वेशन बोल सकते हो। फिर आप सपोज कर लो कि कोई बोले इक्वेशन में सिर्फ एक्स और वाई है,
तो उसको आप नॉर्मल इक्वेशन कह सकते हो, उसको फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कहने की जरूरत नहीं है। कोई बोले एक्स और वाई मस्ट बी प्रेजेंट, जरूरी नहीं है। सिर्फ dy बाई डी एक्स भी हो, d2y बाई डी एक्स टू भी हो, तो भी हम उसको बोल सकते हैं। एक्स और वाई का प्रेजेंट रहना नहीं रहना जरूरी नहीं है ना। लेकिन डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर वो मौजूद नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि फिर उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे, ठीक है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोस्टली आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज जो डेरिवेटिव्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये प्रेजेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आई होप यहां तक सीन क्लियर है। फिर भी कोई चीज नहीं क्लियर हो तो आप पूछ सकते हैं ना, ठीक है। तो हम लोग ले क्या कि अब अगर कोई बोलता है कि इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब बोलोगे क्या दो पार्ट्स है सर? तो हम लोग कि एक को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई, और एक को हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। एक को हम लोग क्या कहते हैं ओडीई, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हैज गॉट टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, द सेकंड इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई पूछे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, तो हम लोग कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें देयर इज अ रेफरेंस ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और डिपेंडेंट वेरिएबल है y। यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या, y। और अगर इसके रिलेशन में अगर हम कोई इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह हैं लाइक dy बाई डी एक्स प्लस वाई या dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस कैन बी कॉल्ड एज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज इट हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट इज x। लेकिन ऐसे भी फंक्शंस हो सकते हैं, ऐसे भी आप सोच सकते हैं रिलेशन जिसमें मान लीजिए कि z इज डिपेंडेंट अपॉन टू वेरिएबल x एंड y बोथ, है ना। z इज डिपेंडेंट अपॉन टू वेरिएबल्स x एंड y बोथ, यहां पे x भी इंडिपेंडेंट है और y भी इंडिपेंडेंट है, बट z इज डिपेंडेंट ऑन टू वेरिएबल्स। तो ऐसे के रिलेटेड या इस तरह की चीजों से रिलेटेड अगर मान लो कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ऐसे करके आप समझ रहे हैं, प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ, तब आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रेफरेंस है x और y, है ना, और z इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x एंड y। तो यानी कि ये आपकी किस कैटेगरी में आता है, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जेई सिलेबस की बात करें तो आपको पता होगा कि हम लोग को एक फंक्शन, एक वेरिएबल वाला फंक्शन पढ़ना होता है ना, फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन अ सिंगल वेरिएबल, मतलब हमें इस टाइप की चीजें पढ़नी होती हैं। इस टाइप की चीजें हमें नहीं पढ़नी होती है जेई सिलेबस में, है ना, कि दो वेरिएबल्स आपके हों इंडिपेंडेंट और उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यानी ये वाला पार्ट हमें नहीं पढ़ना है, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट हमें नहीं पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है दैट इज ओनली अबाउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ओनली अबाउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे, जिसमें देयर इज अ रेफरेंस ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज रेफरेंस ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक एक्स एंड वाई, दो है यहां पे, है ना, दो से ज्यादा हो तब तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक से भी ज्यादा हो तो भी हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखिएगा, पहले यहां लिख लीजिएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह वगैरह, है ना। उसके बाद लिखिएगा a differential equation is said to be ordinary differential equation a differential equation is said to be ordinary differential equation if it has reference of only one independent variable. A differential equation is said to be ordinary differential equation if it has reference of
A differential equation is said to be ordinary differential equation if it has reference of only one independent variable. A differential equation is said to be ordinary differential equation if it has a reference of only one independent variable. If it has a reference of only one independent variable, but it has reference of only one independent variable. पार्शियल में लिख लेना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखेंगे. A differential equation is said to be partial differential equation. A differential equation is said to be partial differential equation if it has a reference of a differential equation is said to be partial differential equation if it has a reference of more than one independent variable. If it has a reference of more than one independent variable. ठीक है, लिख लिया हो तो बताइएगा सो दैट आगे बढ़ पाए. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों ने लिख लिया है. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे सवाल आते रहते हैं ना, एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. है ना, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ना रिगार्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिएगा. एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर डिफाइन करना है. तो बेटा बिल्कुल सिंपल सा काम करना है आपको. अगर ऑर्डर डिफाइन करना है तो एक सिंपल सा काम करना है कि जस्ट वॉच दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा. मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक ऑर्डर मतलब dy by dx प्रेजेंट है, d2y by dx2 प्रेजेंट है, d3y by dx3 प्रेजेंट है ना. तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कौन प्रेजेंट है, d3y by dx3, यानी उसका ऑर्डर क्या होगा 3. उसका ऑर्डर क्या होगा 3. जैसे अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है ना कि d3y अपॉन dx3 है ना रेज टू द पावर 5 प्लस d2y by dx2 प्लस xy dy by dx, ऐसे करके कुछ पड़ा हुआ है ना, लिखा हुआ है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. अब इसका कोई बोलता है ऑर्डर क्या है, तो भाई साहब जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मिलेगा या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव की बात हो रही है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात हो रही है. तो जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मिलेगा है ना, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें कौन सा है बच्चों, d3y अपॉन dx3. तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा इक्वेशन के अंदर, वही इसका ऑर्डर कहलाएगा. तो यानी यहां हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है, d3y by dx3. तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तो लिखिएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखिएगा इट इज द ऑर्डर ऑफ इसमें लिखिएगा इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव. It is the order of highest differential coefficient or derivative occurring in the equation. It is the order of highest differential coefficient or derivative occurring in the equation. Occurring in the equation है ना.
तो इस पे और भी सवाल करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद। ऑर्डर के बाद एक और महत्वपूर्ण चीज है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको भी एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी इसको एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ये दो टर्म होते हैं, एक ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा क्या होता है, डिग्री। डिग्री ऐसा हो सकता हो कि डिफाइंड ना भी हो, बहुत बार ऐसा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं है। ऑर्डर विल बी ऑलवेज डिफाइंड, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कोई ना कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, और जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। बट डिग्री के केस में हम ये श्योर नहीं हो सकते हैं कि डिग्री हमेशा डिफाइंड हो, क्योंकि डिग्री डिफाइन करने के पहले एक प्रोटोकॉल है जिसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ मिलेगा तभी उसकी डिग्री आप डिफाइन कर पाइएगा। अब बोलिएगा सर कैसे ऐसा होना चाहिए या क्या ऐसा होना चाहिए जिससे डिग्री हम डिफाइन कर पाए। तो सबसे पहली शर्त इसकी ये है कि इसको पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में लिखा हुआ मिलना चाहिए, या फिर हम उसको पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर पाए। दो बातें हैं बच्चों, है ना, ध्यान से सुन लीजिएगा कि डिग्री कब डिफाइंड होगी। डिग्री तभी डिफाइंड होगी जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में लिख सकें या लिखा हुआ हो, दोनों ही बातें। अगर लिख सके तो भी बढ़िया है ना। तो हम लोग बोले कि अगर पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में नहीं लिखा हुआ मिलता है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल टाइप की फील होनी चाहिए। पॉलिनोमियल की फील क्या होती है, जितने भी x के पावर्स होते हैं सब नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। याद है आपको पॉलिनोमियल में क्या होता था कि जितने भी x के पावर्स होते हैं सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। जैसे अगर x प्लस 1/x पूछा जाए तो हम लोग को पता है कि x प्लस 1/x को पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं भैया, क्योंकि हम लोग जो सेकेंड टर्म है उसमें आ रहा है x की पावर -1, और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं क्या कि इस x का जो एक्सपोनेंट है दैट इज नॉट अ होल नंबर, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वहीं पर कोई पूछे कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 क्या इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं, आंसर इज यस, क्योंकि जितने भी x हैं सबके पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। तो पॉलिनोमियल मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। अब यहां पे क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव एक्सप्रेस होना चाहिए, मतलब जहां जहां डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जितने भी ऑर्डर का आ रहा हो, dy/dx आ रहा हो, d2y/dx2 आ रहा हो, d3y/dx3 आ रहा हो, d4y/dx की पावर 4 आ रहा हो, ऐसे जो भी आ रहे हो, है ना, जितने भी आ रहे हो सबके ऊपर पावर पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का मतलब हो गया सबके ऊपर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर सबके ऊपर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो ही आप इसकी डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं। कोई बोले कि होना चाहिए या कर सकते हो, कर भी सकते हो। अगर ऐसा लग रहा हो कि नहीं है बट इट इज फिजिबल टू कन्वर्ट इट इनटू पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, तो आप उसको कन्वर्ट कीजिए। पहले आप उसको सबसे पहले कन्वर्ट कीजिए। लेकिन लग रहा है कि सर पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में कुछ भी कर लें ये तो एक्सप्रेस ही नहीं होता है ना। अगर ऐसा लग रहा हो कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में तो एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहा है सर, तो फिर उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी दोस्त, फिर उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो जहां तक डेरिवेटिव्स का प्रश्न है उसके ऊपर के जो पावर्स होने चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, है ना। डेरिवेटिव्स की बात हो रही है बच्चों, है ना, ध्यान रखिएगा। डेरिवेटिव्स के ऊपर के जो पावर होने चाहिए, बार बार बोला जा रहा है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, बाकी किसी चीज की रेफरेंस की बात नहीं हो रही, ना तो एक्स ना तो वाई, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। मतलब जितने भी डेरिवेटिव्स हैं सब पे पावर्स क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होनी चाहिए बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई इसकी डिग्री डिफाइंड होगी। अब कोई पूछे व्हाट इज द डिग्री सर, तो डिग्री इज द डिग्री ऑफ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। डिग्री इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। जैसे इस पे पहले बात करते हैं, इसको हम देखकर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है। अब बोलोगे सर कैसे आपको समझ में आया, तो देखो मेरे को तीन डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं, एक तो d3y/dx3 दिख रहा है, एक d2y/dx2 दिख रहा है, एक dy/dx दिख रहा है। और जब मैं सबके पावर्स की बात कर रहा हूं तो इसकी पावर है 5, इसकी पावर है 1, इसकी पावर भी है 1, तो क्या सबके ऊपर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, आंसर इज यस। तो क्या ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है, आंसर इज यस। क्या इसकी डिग्री डिफाइंड होगी, आंसर इज यस।
तो व्हाट इज इट्स डिग्री? द आंसर इज नॉट यस, द आंसर इज 5। द आंसर इज 5। क्यों? क्योंकि इट इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। हम लोग ने जो सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी डिग्री ही डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन है? d3/dx3। उसकी डिग्री क्या है? उसकी डिग्री है भैया 5। तो उसकी डिग्री अगर 5 है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री कितनी होगी? 5 होगी। तो पहला पॉइंट की क्या डिग्री हमेशा डिफाइंड होता है? नो। डिग्री कब डिफाइंड होता है? जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में लिख पाए। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ सर? पॉलिनोमियल डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि जितने भी डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उस इक्वेशन में प्रेजेंट हो, सबके ऊपर की पावर हो नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा, फिर डिग्री डिफाइंड होगी। अगर ऐसा नहीं है तो ट्राई कन्वर्टिंग इट इनटू दिस। अगर ऐसा नहीं है तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में आप कन्वर्ट कीजिए, है ना, कन्वर्ट कीजिए। अगर लग रहा है कि नहीं सर कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है ये तो, और सही में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, एक तो है कि कन्वर्ट हो रहा था तुमसे नहीं हो रहा था, वो एक अलग बात है ना। तो हम लेकिन अगर कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है तो भाई कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है तो फिर तो डिग्री डिफाइन नहीं है। लेकिन कन्वर्ट हो रहा है तो अब कैसे डिफाइंड होगा डिग्री? तो सबसे बड़े डेरिवेटिव के पास पहुंचेंगे और उसकी ही डिग्री कहलाएगी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? तो लिखिए एक बार पहले, उसके बाद बात करते हैं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिएगा। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैज बीन एक्सप्रेस्ड the degree of the differential equation which has been expressed or can be expressed, the degree of the differential equation which is expressed or can be expressed, the degree of the differential equation which is expressed or can be expressed as polynomial in derivative, the degree of the differential equation which is expressed or can be expressed as polynomial in derivative, the degree of the differential equation which is expressed or can be expressed as polynomial in derivative, ब्रैकेट में लिखिएगा, that is all the exponents of, ब्रैकेट में लिखिएगा, that is all the exponents of derivatives present in the equation, that is all the exponents of derivatives present in the equation, that is all the derivatives, that is all the derivatives present in the equation has, sorry, that is all the exponent of the derivatives, that is all the exponent of the derivatives present in the equation is non-negative integer, that is all the exponent of the derivative present in the equation is non-negative integer, that is all the exponent of the derivatives present in the equation is non-negative integer, bracket close, is non-negative integer, bracket close। तो फिर से एक बार रीड करते हैं, the degree of the differential equation which is expressed or can be expressed as polynomial derivatives, ब्रैकेट आपने बंद कर लिया होगा, is expressed the degree of differential equation which is expressed or can be expressed as polynomial derivative, है ना, ब्रैकेट क्लोज के बाद लिखिएगा is the degree of, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद लिखिएगा is the degree of highest differential coefficient, is the degree of highest differential coefficient, is the degree of the highest differential coefficient appearing in the equation, is the degree of the highest differential coefficient appearing in the equation, is the degree of the highest differential coefficient appearing in the equation। लिख लिया सभी बच्चों ने? लिख लिया तो एक बार डन कर दीजिए, सो दैट आगे बढ़ पाए। प्रणाम प्रणाम। चलिए
तो अगर इस केस में अगर कोई बच्चा डिग्री पूछ रहे हैं ना, डिग्री पूछ रहे हैं, तो डिग्री इज गोइंग टू बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लीजिएगा, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। Find the order and degree of the following differential equation. Find the order and degree of the following differential equation. इन सब के ऑर्डर और डिग्री हमें बतलाने हैं बच्चों, है ना। तो एक बार फाइनल कर लीजिए आप लोग, ताकि एक बार में ही डिस्कस कर लें। ये 6 के 6 एक बार में सॉल्व कर लीजिए, सो दैट वी कैन डिस्कस इट वंस। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करें तो क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में एक्सप्रेस है? क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में एक्सप्रेस है? आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो d2/dx2 की जो पावर है वो तो 1 है, लेकिन अंदर हम dy/dx की पावर को बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर तो पावर 6 है, लेकिन उस पूरे की पावर 1/4 लगा हुआ है। तो यानी डेफिनेट सी बात है कि अगर आप कुछ ऐसा सोचो कि ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव एक्सप्रेस हो रहा है, तो आंसर इज नो। ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम इसकी dy/dx की डिग्री डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं डिफाइन कर पा, या जो भी डिग्री होगी वो मेरे ख्याल से तो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगी, क्योंकि तो 6 है और उस पूरे की पावर 1/4 है। तो यानी कि इस पूरे का 4th रूट पड़ा हुआ है यहां पे। तो सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर कैसे? तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में एक्सप्रेस करने के लिए जो सबसे मिनिमम पावर है उतना रेज कीजिए आप। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि दिस इज d2y/dx2 की पावर 4 इक्वल टू y प्लस dy/dx की पावर 6। यानी कि मिनिमम पावर रेज करके आपको उसको पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में एक्सप्रेस करना चाहिए। तो जैसे अब ये आया, क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? आंसर इज यस, क्योंकि इस डेरिवेटिव का जो पावर है वो भी मुझे दिख रहा है कैसा है बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और इस डेरिवेटिव का पावर है, क्या मैं y का देखूं? आंसर इज नो, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि इसकी जो ऑर्डर है हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो d2y/dx2 है तो ऑर्डर इज 2। और कोई बोले भाई ये इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री इस डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट है या पावर है, इसी का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है
उसी का जो डिग्री है, उसी का जो पावर है, वही कहलाएगा आपका क्या, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यानी कि यहां डिग्री कितनी आएगी दोस्त, 4। ठीक है, तो पहले वाले में ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज गोइंग टू बी 4, है ना, डिग्री इज नॉट 6, इस चीज का ध्यान रखिए, है ना। तो जिन्होंने भी डन लिखा है बट आंसर नहीं लिखा है, वो देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा आंसर। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा, है ना, उसकी जो डिग्री होगी, वही डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सेकंड वाला, इज दिस इन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, आंसर इज नो। यहां पे भी dy बाई डी की पावर -1 है। ये बेसिकली क्या है बच्चों, dy बाई डी की पावर -1, यानी डेरिवेटिव का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, dy बाई डी से क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो dy बाई डी का होल स्क्वायर प्लस y dy बाई डी इक्वल टू 1। क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, आंसर इज यस, ये है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। इसका ऑर्डर क्या है बॉस, इसका ऑर्डर है 1, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव तो dy बाई डी है। अब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना, उसका जो पावर होगा, उसी की जो डिग्री होगी, कोई बोले सर 1 भी है, डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर से ही निकलती है ना, डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5 है, तो आप बोलोगे एक्स की पावर 2 भी तो है, तो डिग्री 2 हो गई। नहीं भाई, जो हाईएस्ट एक्स की पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ कोई बोले डी वाई बाई डी की पावर 1 है और 2 भी है, तो कंफ्यूजन हो गया ना सर की डिग्री क्या होगी। अरे भैया, जो हाईएस्ट होगा वही तो डिग्री कहलाएगी, यानी कि डिग्री क्या कहलाएगी, 2। कोई बोले इस वाले में ऑर्डर पक्का 3 है, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों सर, क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा दोस्त। आप देखो यहाँ e की पावर में है ना, e की पावर में है, तो यानी ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में तो नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। आप इसको देख सकते हो कि इसको इधर ले जाओगे, और कोई बोले सर कन्वर्ट करते हैं, आइए, तब आप लॉग लीजिएगा। लॉग लेते ही दूसरी साइड मामला फंस जाएगा, आप दूसरी साइड को पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। पॉलिनोमियल डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि हर एक डेरिवेटिव का टर्म का जो पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन जैसे अब यहाँ e है, तो इसमें आप डिग्री डिफाइन नहीं कर पाइएगा, है ना। आप नहीं बतला सकते कि d3y अपॉन d3 का पावर क्या है, क्योंकि अगर आप एक्सपेंशन के थ्रू चले गए तो क्या आएगा, e की बार t का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस टी अपॉन 1 फैक्टोरियल टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो आप उसमें लिखते लिखते मर जाइएगा, तब भी ये चलता ही जाएगा, तो आप उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएगा दोस्त। आप कोई बोले यहाँ पे सर, तो जैसे ही आपने लॉग लिया तो लॉग के अंदर ही घुस गया, तो फिर से आप इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाइएगा, है ना। तो पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में आपने देखा होगा, पॉलिनोमियल्स में लॉग वॉग नहीं होता है, e की पावर टाइप की चीजें नहीं होती हैं। पॉलिनोमियल डेरिवेटिव बहुत सिंपल एक्सप्रेशन होता है, जिसमें जितने भी x होते हैं सबका एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। वैसे ही पॉलिनोमियल डेरिवेटिव बहुत सिंपल एक्सप्रेशन होना चाहिए, e लॉग साइन ऐसी चीजें मतलब डेरिवेटिव्स में नहीं होनी चाहिए, है ना, डेरिवेटिव्स में नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहां पे लेकिन फंसा रहेगा, तो यानी इसलिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जबकि यहां देखिएगा, यहां हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने उसको उधर ले गए तो ये साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया दोस्त। तो कोई बोले सर साइन अभी भी तो है, अरे डेरिवेटिव में थोड़ी है यार, वो जो साइन के अंदर एक्स प्लस वाई है उसमें डेरिवेटिव थोड़ी है। हाँ, अगर यहां लिखा रहता है एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू, मान लो लिखा रहता है एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और साइन उधर ले जाते तो साइन के अंदर फंस जाता फिर एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू, फिर उस केस में भी डिग्री डिफाइन नहीं होती। लेकिन अभी यहां पे कोई भी डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, यहां एक्स और वाई है सिर्फ, तो यस इसका ऑर्डर पॉसिबल है, ऑर्डर इज 1, ऑर्डर तो पॉसिबल है ही, इसका डिग्री भी पॉसिबल है, डिग्री कितने के बराबर होगा, 1। को बोले इसमें सर, तो इसका भी ऑर्डर पॉसिबल है 1, और लॉग उधर ले जाओगे तो e की पावर, इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है तो इसका भी डिग्री 1 ही होगा। कोई बोले इसमें सर यस ऑर्डर इज 3, और डिग्री सर आप रेज करते हैं पावर, इसको dy बाई dx को इधर लाकर 5 पावर रेज करते हैं, आंसर इज नो। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों सर, क्योंकि बेटा ये जो पावर ओवर लिखा हुआ है ना, ये डेरिवेटिव नहीं है इसके अंदर, ये सिंपल x और y के टर्म्स हैं। तो मैंने हमेशा बोला है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव मतलब जहां dy बाई dx हो, जैसे ये है, इसका पावर कितना है 1, तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। d3y अपॉन d3 इसका पावर कितना है 1, तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। तो यानी ये पूरा पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। कोई बोले यहाँ तो 1/5 है ना सर, बेटा यहाँ 1/5 है, लेकिन अंदर कहीं भी कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है। अगर होता तब हम ऐसे सोच रहे होते हैं ना। क्लियर है, तो एक बार यस लिख दीजिए, और हो चुका हो तो डन कर दीजिए।
और डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, हम लोग के जो सिलेबस में है गाइस, दैट इज जो पढ़ना है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। है ना? तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना? दैट इज अबाउट फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। बट कभी ऐसा हो जाएगी यार सर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री नहीं था, कोई थोड़ा सा डिग्री ज्यादा थी या ऑर्डर कुछ अलग था, है ना? तो इसका मतलब वो कॉमन सेंस से सॉल्व होगा, उसमें आपका कॉमन सेंस की बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है ना? उसमें कोई आपको ऐसी टेक्निक जानने की जरूरत नहीं है, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को सॉल्व करने की जो टेक्निक्स होती है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है वो जानने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन सेंस इन्वॉल्व होकर सॉल्व हो रहा होगा। यानी कि जितनी भी टेक्निक्स हम लर्न करने वाले हैं टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, जितनी भी टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इज इट क्लियर कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी बात कि अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री नहीं है और फिर भी आपको सॉल्व करने के लिए, है ना, कोई ये नहीं कि कोई एक्सटर्नल सोर्स दे रहा है, तो अगर एक्सटर्नल सोर्स दे रहा है तो भैया आप अपने हिसाब से काम करते रहिए जीवन भर, है ना? उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है ना? हाँ, अपनी अगर शीट में है कहीं जो मैंने तुम्हें प्रोवाइड करा रखी है, या जेई पूछ रहा है मेन में या एडवांस में, है ना, तो वहां आपको कॉमन सेंस यूज होना पड़ेगा। तो ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन उसमें क्या होगा, है ना, उसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ कॉमन सेंस लग के वो सॉल्व हो रहा होगा, शीट में भी मिलेगा आपको, ठीक है? जेई मेन जेई एडवांस में तो बहुत कम मिलेगा, या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिलेगा, लेकिन वहां भी अगर कहीं मिल रहा है तो इसका मतलब जरूर से कुछ कॉमन सेंस यूज हो रहा होगा, उसी में कुछ इन्वॉल्व चीजें हैं जो आपको देखने के लिए दिया गया होगा, है ना? और उसमें कोई नई टेक्निक नहीं होगी, बस ये ध्यान रखिएगा। देयर इज नथिंग लाइक कि अरे यार ये टेक्निक नहीं पता थी, इस टेक्निक से सॉल्व हो रहा था, वो चीज नहीं होगी, है ना? बस ये ध्यान रखिए। हाँ, अगर आप कहीं और के सवाल कर रहे हो, कुछ भी रैंडम कर रहे हो, कहीं से भी उठा के कुछ भी कर रहे हो, आप पता नहीं कौन सी चीज की प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो फिर वहां हो सकता है भाई कि आपको ऐसे रैंडम चीजें भी मिल जाए जहां आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, आपका टाइम बर्बाद हो रहा हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा हो, फालतू का डिमोटिवेशन आ रहा हो, ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हमारे सिलेबस इज ओनली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? अब यहाँ पे बात बार आता है दिमाग में कि यार जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते थे सर, तो वहां तो समझ में आता था कि थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, लॉगरिथमिक सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। बट यार डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं? व्हाट इज दैट वी आर फाइंडिंग आउट, व्हाट इज दैट वी वांट टू अचीव फ्रॉम द इक्वेशन, व्हाट इज दैट विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई इट? मतलब क्या ऐसी चीज है जिसके बारे में बात होनी चाहिए? तो बेटा इसमें सिंपल सी बात है कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है ना, तो फिर आपको सिंपल सी बात कह रहा है कि आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x बतलाना है जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। y एज अ फंक्शन ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने ये देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, है ना, फिजिक्स में आता रहता है, जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, वैसे बहुत सारे सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करेंगे। बट अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज दैट विच इज सेटिस्फाइंग दिस, मतलब जैसे होता नहीं इक्वेशन में कुछ ना कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां हम लोग बोल रहे हैं क्या कि y सर सिक्स्थ एग्जांपल में इसमें हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज है चेंज हो सकता है तो उसका मतलब कि आप सबको चेंज कर दीजिए,
फिर तो इसमें भी 50 पावर रेज कर दीजिए दोनों साइड, इसमें भी 80,000 पावर दोनों साइड रेज कर दीजिए। तो चेंज होने के लिए तो आप कुछ भी चेंज करते रहिए, आप पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन ही बदल दीजिए, आप इसको दोनों साइड d2y बाई dx2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, है ना। चेंज करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करना कब है वो समझना बहुत जरूरी है ना। करना कब है वो बहुत समझना जरूरी है। जैसे आपकी गाड़ी है, आप कार वार चलाना सीख जानते हो, है ना। उसमें हो सकता हो कि अगर आपकी गाड़ी बहुत ही आधुनिक बहुत ही मॉडर्न हो तो उसमें हो सकता हो कि 200-250 तक जा रही हो, है ना। तो अब आप बोलोगे 200-250 तक क्यों दिया हुआ है, 250 तक चला लेते हैं, तो चला के देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगी कहानी क्या है ना। तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि चेंज कब करना है, कब चेंज नहीं करना है। अगर आपको यही नहीं पता है तब तो आप कुछ भी करते रहिए, क्या ही मतलब निकलेगा। तो हम लोग बोले यहां चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। चेंज हो सकता है तो उसका मतलब ये नहीं कि चेंज कर देंगे। हमें सबसे पहले देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, तो आंसर इज यस। अगर आंसर इज यस तो फिर हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी अपना ज्ञान बघारने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से हमको अननेसेसरी पेन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज है कि इसकी पावर 1 है, यस ये डेरिवेटिव है, तो यानी कि जहां जहां डेरिवेटिव होगा वहीं वहीं मेरा कंसर्न होगा, उसके अलावा मेरा कंसर्न कहीं नहीं है। हर डेरिवेटिव पे मेरा कंसर्न है। अगर डेरिवेटिव का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो मेरा कंसर्न वहां खत्म हो जाता है। तो यहां है 1 पावर, यहां है 1 पावर, तो बात हो जाती है मेरी यहां खत्म, मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां चेंज करने की जरूरत पड़ी मेरी, क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यहां जो dy बाई dx है उसकी पावर 6 नहीं है। अगर आप कहते हो कि इसकी पावर 6 है तो आप मूर्ख हो, है ना, आप बेवकूफ हो अव्वल दर्जे के। क्यों, क्योंकि इस पूरे की पावर बेटा 1/4 है। तो अगर इस पूरे की पावर 1/4 है तो यू कैन नॉट से कि dy बाई dx की डिग्री कितनी है या पावर कितना है, 6 है ना। तो इसलिए मुझे यहां चेंज करने की आवश्यकता महसूस हुई। कोई बोले यहां पे क्यों मल्टीप्लाई कर दिया सर, यहां मैं d2y बाई dx2 से तो आप अनर्गल कुछ भी बोल सकते हो, उसमें मैं भी क्या ही कर सकता हूं, है ना। लेकिन यहां पे मेरे को समझ में आया कि भाई dy बाई dx का पावर -1 है, which suggests me कि it is not in polynomial derivative। और अगर ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है तो ये कर्तव्य है कि बदलने की कोशिश करेंगे। अब बदले ही नहीं तो मैं क्या कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं बोल दूंगा डिग्री डिफाइन नहीं है। हाँ, लेकिन यहां बदल रहा था तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। अब यहां पे देखा तो यहां बदल ही नहीं रहा, तो कुछ भी कर लूंगा नहीं बदलेगा, तो बात खत्म हो गई, यानी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करते रहिए, है ना। चलिए हम सॉल्यूशन वाली बात पे आते हैं। तो जब हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं तो हम लोग बोलें कि ऐसी क्या चीज है जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, व्हाट इज दैट वी आर लुकिंग फॉर, व्हाट इज दैट वी आर सर्चिंग, व्हाट इज दैट दिस इक्वेशन इज सर्चिंग फॉर। तो हम लोग लिखे इट इज सर्चिंग फॉर y as a function of x which satisfy this equation. It is searching for y as a function of x which is satisfying this equation. For example, one of the function which is going to satisfy this is y equal to e की पावर x. y इक्वल टू e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं ना, तो बोले 2e की पावर x वो भी सेटिस्फाई करेगा। जैसे आप y इक्वल टू e की पावर x लीजिए तो यहाँ पे dy बाई dx भी e की पावर x और y भी e की पावर x, तो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी आप पहले समझिए इस बात को कि हम अगर सॉल्यूशन निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हम वाकई में कर क्या रहे हैं। हम लोग बोले कि अगर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का तो वाकई में हम y एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल रहे होते हैं। y एज अ फंक्शन ऑफ क्या निकाल रहे होते हैं, x निकाल रहे होते हैं, जो उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई, जो उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो इज इट क्लियर कि व्हाट इज दैट वी मीन बाय सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अगर कभी भी कोई सॉल्विंग करने के लिए आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ऐसा नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रारूप चेंज कर दीजिए, dy बाई dx लेफ्ट हैंड साइड में था तो उसको राइट हैंड साइड में भेज दिया या उसको डिवीजन में भेज दिया, ये करने के लिए नहीं बोल रहा आपको। ये कर सकते हो सकता है सॉल्विंग में इसकी जरूरत पड़ रही हो, लेकिन बोल रहे कि ये करने के लिए नहीं बोला। आपको बोल रहा है कि भाई y एज अ फंक्शन ऑफ x बताओ जो उस इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। दैट इज व्हाट इज सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, राइट। अब जो नेक्स्ट चीज है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि आपने देखा होगा कि जेईई मेन में अभी इसके बारे में चर्चा में था ये टॉपिक भी कि भाई ये भी हट गया है, तो इसको आप मान सकते हैं कि जेईई मेन 2024 इससे सवाल नहीं पूछेगा, है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल, क्योंकि ये एक मतलब सब टॉपिक में भी समझ में आ रहा है कि एक सेपरेट टॉपिक है ना, ये ज्यादा इंटरलिंक्ड नहीं है, मतलब ये ज्यादा घुसा हुआ नहीं किसी में। जैसे उन टॉपिक्स के साथ बड़ी दिक्कत है जो घुसे हुए हैं इधर उधर, और समझ में आ रहा है, तो वहां बड़ी दिक्कत है। जैसे ये कहीं नहीं घुसा हुआ है फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके बारे में आप मान सकते हैं कि भाई ये इससे रिलेटेड सवाल जेईई मेन 2024 तो आपसे नहीं पूछने वाला है।
लेकिन जे एडवांस का भी हमारे को सिलेबस का क्लैरिटी नहीं है, और पास्ट ईयर्स में पूछा गया है जे एडवांस में सवाल, है ना। अगर नहीं पूछा होता तो मैं स्किप भी कर सकता था, बट हम लोग बोल सकते हैं क्या कि पूछा गया है जे एडवांस में पास्ट ईयर में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, है ना। और आइडिया भी होना चाहिए यार, क्योंकि आप जाओगे आईआईटी में, इनकेस आप वहां पढ़ाई करते हो, आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो, आपको पता ही नहीं कि फॉर्मेशन कैसे होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो फिर ये वैसा ही हो जाएगा जैसे आप 10th से आते हो 11th में और फिर बोलते हो कि अरे हमें तो ये भी नहीं पता, हमें तो वो भी नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं बताया, हमें तो वो भी नहीं बताया, हमें तो कुछ बताया ही नहीं, हमें तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, बस वो वाली स्थिति हो जाएगी, है ना। तो अगर इनकेस आप जाते हो आईआईटीज कॉलेज में, एनआईटीज में या कहीं भी, और वहां जाके आप पढ़ाई करते हो, मान लो, है ना, सपोज कर लो कि आप पढ़ाई करते हो वहां जाके, और वहां आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कोर्सेज या डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कोर्सेज है, एंड यू डोंट नो हाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज फॉर्म, तो फिर उसे लगेगा यार हमारे मास्टर ने तो हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं यार, कैसे करेंगे अब, है ना। तो वो वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग बोले कि पढ़ तो लेते ही फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बाकी आप ये मान लीजिए कि ये सब टॉपिक है और ये कहीं घुसा हुआ नहीं है, तो इससे रिलेटेड जेईई मेन सवाल नहीं पूछेगा, बट जेईई एडवांस ने अभी अपनी सिलेबस की क्लैरिटी नहीं रखी है, और वो जरूरी नहीं कि जेईई मेन के साथ सेम टू सेम अगर कर दे तो बड़ी अच्छी बात है ना, बच्चों की भी टेंशन खत्म हो जाए कि साला एक जगह तो है एक जगह तो नहीं है, तो पढ़े ना पढ़े तो उसी में चलता रहेगा, तो फिर अगर एक जगह है तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा, फिर जाएगा कहां बच्चा, है ना। तो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाते हैं। आपको पहले से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का मतलब क्या होता है, इट इज जस्ट एन रिवर्स प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग इट। जैसे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ना, एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करते हो, आप समझ लो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, अब आप उसको सॉल्व करते हो, तो आपके पास एक कर्व मिलता है, क्या मिलता है, आउटपुट क्या है ना। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इज द फर्स्ट थिंग, तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, कर्व मिलता है, जो उसको क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा, यही मिलता है। तो फॉर्मेशन कैसे हो रहा होगा कि आपको एक कर्व दिया होगा, एक कर्व दिया रहा होगा, और उससे आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, ये 10 ऑपोजिट प्रोसेस है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था साहब पहली जगह, पहली प्लेस में, और डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था, तो आपने सॉल्व किया, आपको क्या मिल गया, कर्व मिल गया। अब कोई बोलता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो फिर क्या मिलेगा, आपको कर्व मिलेगा, और कर्व से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचना पड़ेगा। तो अब इसमें कुछ कॉमन सेंस वाली बातें करते हैं ना, हो सकता है नहीं समझ में है ना कि कॉमन सेंस वाली बातें, जब आप इससे कर्व तक जा रहे होंगे ना, डिफरेंशियल इक्वेशन टू कर्व की जर्नी तय कर रहे होंगे, तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन टू कर्व टू जर्नी तय कर रहे होंगे, तो आपको ये समझ में आता होगा कि हम इंटीग्रेट जरूर कर रहे होंगे, तभी dy बाई dx खत्म हो रहा होगा। बिना dy बाई dx या d2y बाई dx को इंटीग्रेट किए हुए चीजें खत्म नहीं हो सकती, है ना। जैसे मान लीजिए dy बाई dx है, dy बाई dx इक्वल टू y, तो जो भी टेक्निक होगा कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन लग रहा होगा, तभी वो y एज अ फंक्शन ऑफ x या कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो जब आप इंटीग्रेट कर रहे होगे बीच में, तो क्या चीज आ रही होगी ऐसी जो नहीं थी, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब आप इंटीग्रेट कर रहे होगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगातार इन्वॉल्व हो रहा होगा। जैसे अगर मान लो कि d2y बाई dx2 था, तो कम से कम 2 बार तो इंटीग्रेशन हुआ ही होगा उसमें, क्योंकि पहली बार हुआ होगा जहां भी टेक्निक लगा के, तो वो dy बाई dx में कन्वर्ट हुआ होगा, फिर एक बार और इंटीग्रेशन हुआ होगा, तब जाके वो y इन टर्म्स ऑफ कर्व बना होगा। तो आप पहले इस चीज का फील कीजिए कि अगर आपको सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, अब आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके कर्व तक पहुंच रहे हैं, तो सॉल्व करते वक्त क्या चीज उसमें एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं हम उसको, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यानी जो फाइनल कर्व मिलेगा उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होंगे, यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, और जब आप कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाएंगे तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। जब आप कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन तक जाएंगे तो फिर वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं होने चाहिए। तो यानी पूरा गेम किसका है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है पूरा गेम है उन्हीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटाने का, उन्हीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटाने का। मतलब आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या प्रेजेंट होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, देयर मस्ट बी अ कर्व इन्वॉल्विंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट C1 C2 C3 टिल Cn, ऐसा कुछ होगा। आपके पास क्या होगा, एक कर्व होगा जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हुए होंगे, जैसे C1 C2 C3 टिल Cn। ये कहां से आए हैं दोस्त, ये आए हैं आपके रिपीटेड इंटीग्रेशन से आए हैं, है ना। ये कहां से आए हैं, रिपीटेड इंटीग्रेशन से।
तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगा? आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तब बनेगा जब आप इसको एलिमिनेट कर दें। जब आप इसको क्या कर दें? एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट करने के लिए ऐसे नहीं कि सर कर्व में था तो मैंने C1 C2 C3 Cn को मिटा दिया, उससे नहीं होगा, है ना। आपको इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो प्रोसेस क्या है फॉर्म करने का डिफरेंशियल इक्वेशन का? सिंपल सी बात है, आपके पास एक कर्व मौजूद होगा, n आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, तो इसको आप मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? n टाइम्स। मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? n टाइम्स, ठीक है ना। ना n टाइम्स से ज्यादा ना n टाइम्स से कम, एग्जैक्टली वर्ड यूज करना चाहिए मुझे कि मुझे इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? n टाइम्स। एंड थ्रू n+1 इक्वेशन। अब बोलोगे n टाइम्स डिफरेंशिएट किया, n+1 इक्वेशन कैसे बनी? तो बेटा n टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो वो n इक्वेशन तो थी, और एक इक्वेशन ये भी तो है, तो यानी टोटल इक्वेशन कितनी हो गई? n+1। अब इन n+1 इक्वेशन से आपको ये n अननोन्स या n आर्बिट्री कांस्टेंट्स को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप ऐसा मत मानिएगा कि हर बार आपको n आर्बिट्री कांस्टेंट्स एलिमिनेट करने मिलेंगे। कभी एक मिलेगा, कभी दो मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा तीन तक जाता है ना। तो आपको यहां तक की चीजों को एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिएगा ये पहले लिख लीजिएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा C1 C2 C3 टिल Cn, where C1 C2 C3 टिल Cn आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स। इसमें लिखिएगा पहला स्टेप, डिफरेंशिएट द गिवन कर्व n टाइम्स। 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 नाउ यूजिंग n प्लस सेकंड स्टेप में लिखिएगा, पहला स्टेप है डिफरेंशिएट द गिवन कर्व n टाइम्स, सेकंड स्टेप इज using the n+1 equations, using the n+1 equations, eliminate all the n arbitrary constants. Using the n+1 equations, eliminate all the using n+1 equations, eliminate all the using n+1 equation, eliminate all the n arbitrary constants. Eliminate the n arbitrary constant. Now the final, next step लिखिएगा, now the final eliminant. Eliminant मतलब वो इक्वेशन जो फाइनली जिनको एलिमिनेट करना था उसको एलिमिनेट करने के बनी हो, है ना। एलिमिनेट मतलब वो इक्वेशन जो फाइनली मिली हो आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल द आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना, उसको एलिमिनेट बोलेंगे, है ना। नाउ द एलिमिनेंट, लास्ट स्टेप लिखिएगा, नाउ द एलिमिनेंट इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ द एलिमिनेंट इज called as now the eliminant is called as the differential equation corresponding to now the eliminant is called as the differential equation corresponding to the given family of curves. Now the eliminant is called as the differential equation corresponding to the given family of curves. लिख लिया हो तो बताइएगा।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, है ना, क्वेश्चन लिखिएगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन पहला क्वेश्चन लिखिएगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of the straight lines form the differential equation of the family of the straight lines passing through origin. करेंगे सॉल्व, form the differential equation of the family of the straight lines passing through origin. देखिएगा कहता क्या है कि you have to form the differential equation corresponding to the family of lines passing through origin. तो बच्चों जब फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन की बात करोगे तो इस तरह की लाइंस आएंगी, है ना, इस तरह की लाइंस आएंगी, बहुत सारी लाइंस होंगी, बहुत सारी लाइंस। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग सबसे पहले आपको कर्व सोचना पड़ेगा। तो कर्व क्या होगा भाई, y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स। कोई बोले कि अरे सर आपने तो बोला था C1 C2 C3 टिल Cn होना चाहिए, तो C1 C2 C3 Cn है ही नहीं, तो क्या करें? अरे भाई ये जो m है वही है आर्बिट्री कांस्टेंट आपका, ये जो m है यही है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट, ये जो m है यही आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट, अगर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो कितनी दफा डिफरेंशिएट होगा बच्चों? एक बार, बस एक बार। तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया m। आपको बोले अरे सर अब आ गया क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन? आंसर इज नो, दिस इज नॉट द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मैंने बताया ना कि आर्बिट्री कांस्टेंट्स गायब होने चाहिए। गायब होने चाहिए मतलब नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए का मतलब हमें इससे m को आउट करना पड़ेगा। तो यहां नहीं, यहां से आप देख सकते हो कि m की वैल्यू आएगी y बाई एक्स, और इसको उठाकर यहां रखिएगा तो ये जो फाइनली बनेगा, है ना, ये जो फाइनली बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस फैमिली, है ना, ये दिस इज आंसर। आपको बोलेगा अरे सर क्या आप ये सब एलिमिनेट के चक्कर में लगे हुए हैं, है ना, आपको कह दिया एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए तो आप उसी की बात मान रहे हैं। आप कर दीजिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट, चला जाएगा ये, है ना। तो कभी किसी के मन में आए कि सर ये n टाइम्स डिफरेंशिएट क्यों करना होता है, तो उसका आंसर कर रहा हूं, है ना। अगर कोई बोलेगी सर आपने बोला कि भाई ये n आर्बिट्री कांस्टेंट है तो n बार डिफरेंशिएट किया, तो n टाइम्स ही क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? तो अगर आप n से ज्यादा डिफरेंशिएट करते हो, है ना, अगर किसी n से कम किया तब तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बनने वाला आपसे, है ना, कि कोई ना कोई आर्बिट्री कांस्टेंट फिर बच ही जाएगा उसमें। तो हमने लिखिए अगर n से ज्यादा किया आपने, मान लीजिए कि आपने बोला कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट आपने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, लाइक दिस। देखिए सर m भी गायब हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका बन गया, है ना। तो बिल्कुल सही बात है, m गायब हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। बट द क्वेश्चन इज कि क्या ये इसी फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन बना है? आंसर इज नो। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, है ना, m गायब भी हो गया, लेकिन क्या ये इसी फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन बना है? आंसर इज नो। अब बोलोगे कैसे सर? देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो पहली बार जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स विल बी समथिंग कांस्टेंट, मान लो कि k1 आ गया, है ना। फिर अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहां मान लीजिए y आ गया, और इधर k1x और प्लस k2। अब बोलोगे ये k1 k2 कहां से आया सर? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोस्त। पहली बार इंटीग्रेट करोगे dy बाई डी एक्स, इधर k1 आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेट करोगे तो इधर y dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, इधर k1x आएगा, बट k2 क्या आया? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो भाई ये तो क्या y इक्वल टू mx है? नहीं, ये तो सारी की सारी लाइंस जो इस प्लेन की होंगी वो सबको बता रहा है ये y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का है। ये क्या है? ये y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का है। तो ये जितनी भी लाइंस इस प्लेन की होंगी सबको ये बतलाएगा। तो क्या ये इसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है? पासिंग थ्रू ओरिजिन, आंसर इज नो, ये इस फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द लाइंस इन द xy प्लेन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ ऑल द लाइंस इन द xy प्लेन। आप समझ रहे हो बात को? यानी आपको एग्जैक्टली n टाइम्स ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। n टाइम से कम किया तब वो ऑब्वियस बात है आर्बिट्री कांस्टेंट आपके गायब नहीं होंगे, है ना। तो एग्जैक्टली n टाइम्स ही डिफरेंशिएट करेंगे।
और डिफरेंशिएट करके उन आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई बोलता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, नहीं ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, क्योंकि जब तक आर्बिट्री कांस्टेंट है तब तक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचो, क्योंकि अगर आर्बिट्री कांस्टेंट जो आया था वो किससे आया था, इंटीग्रेशन से आया था, वो हटेगा तो ही तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जा पाओगे। अब एक चीज इसमें जरूर कर सकते हैं, अब ऐसा हम कभी कभी तरीका लगाएं, जैसे हमने बोल दिया कि भाई थ्योरेटिकली क्या है कि भाई आपको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, n प्लस इक्वेशन से एलिमिनेट करना है, तो हम कुछ ऐसा कर लें जुगाड़ कि भाई मान लो कि आपने डिफरेंशिएट किया और कांस्टेंट गायब हो जाए, तो ज्यादा मजेदार है। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ये y बाई एक्स इक्वल टू m है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग लेकिन अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, तो सीधा डिफरेंशिएट करोगे तो ये नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, झंझट ही खत्म कि आपको हटाना है वगैरह वगैरह, एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, और यहां सीधा सीधा आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इफ इट इज पॉसिबल कि डिफरेंशिएट करते ही कांस्टेंट गायब हो जाए तो आप उसी से कर लो, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्लियर है तो बता दीजिए, लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा यार। ओके अगर हो गया हो तो नेक्स्ट लिखिएगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। Next question is form the differential equation corresponding to the family of circles. Form the differential equation corresponding to the family of circles touching x-axis at origin. Form the differential equation corresponding to the family of circles touching x-axis at origin. Form the differential equation corresponding to the family of circles touching x-axis at origin. Form the differential corresponding to the family of circles touching x-axis at origin. करिएगा बेटा। चलिए जी डिस्कस करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसमें क्या कह रहे हैं, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ऐसा कह रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे ये टच कर रहा है भाई, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वही वाई एक्सिस होगा, है ना, जो इसका परपेंडिकुलर होगा वही वाई एक्सिस होगा। तो भाई अपने को उस फैमिली की मतलब ये सर्कल है ना, और ये ओरिजिन पे टच कर रहा है, मतलब 0 0 पे टच कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे ना, इधर से भी होंगे उधर से भी होंगे, है ना, बहुत सारे सर्कल होंगे। तो सेंटर तो इसका इसी लाइन पे आएगा, क्योंकि बेटा ये अगर टेंजेंट है ना, ओरिजिन पे टच कर रहा है तो ये टेंजेंट हुआ, तो ये वाला नॉर्मल हुआ, तो सेंटर से ही पास करेगा। अब वाई एक्सिस पे रहने के कारण सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट ए ले लिया। तो हमने क्या कि अगर ये वाई एक्सिस पे है सेंटर तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और वाई जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है वो मैंने ए ले लिया, है ना। अब ए ही तो दिख रहा है रेडियस के बराबर हुआ, फिर तो ए ही रेडियस के बराबर भी हो गया। यानी इस सर्कल की इक्वेशन में कैसे लिखूं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा। यानी यहां से क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay, है ना, और प्लस ए स्क्वायर आएगा, बट उधर भी ए स्क्वायर है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ रही है फैमिली ऑफ सर्कल्स की। ये है फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ओके, तो ये आपके पास अगर फैमिली ऑफ सर्कल हो गया तो यहां आर्बिट्री कांस्टेंट कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसको गायब करना पड़ेगा, और एक ही है, एक ही है, तो हमें लग रहा है कि एक बार ही डिफरेंशिएट करने से काम चल जाएगा, है ना। अब एक तो वही है कि आप डिफरेंशिएट करो फिर ए को गायब करो, या दूसरा ऐसा है कि डिफरेंशिएट ही ऐसे करो
कि a गायब हो जाए, है ना। तो हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay आ जाएगा, और y से भाग दो इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 2a। और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्वोशंट रूल लगाओगे भाई, तो y नीचे आएगा, फिर सॉरी वाई स्क्वायर आएगा नीचे, फिर डिनोमिनेटर दैट इज y, और इसका डेरिवेटिव तो 2x प्लस 2y डैश, ठीक है, और माइनस क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब y डैश, और उधर की साइड क्या आ गया 0। ये y स्क्वायर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पूरा साफ हो जाएगा, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूं 2xy प्लस कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर y डैश, है ना, y से मल्टीप्लाई 2xy 2y स्क्वायर y डैश माइनस एक्स स्क्वायर y डैश और माइनस y स्क्वायर y डैश इक्वल टू 0, है ना। तो यानी ये बन गया 2xy, और अगर सब सही चल रहा है तो बेटा यहां से एक वाई स्क्वायर वाई डैश आएगा, तो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, ये बन जाएगा आपका वाई डैश इज डी वाई बाई डी एक्स, है ना, देख लीजिएगा। टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, है ना, वाई डैश। लिख लिया हो तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन form the differential equation corresponding to the family of curves. Form the differential equation corresponding to the family of curves y square equal to 2c into x plus root c. Form the differential equation corresponding to the given family of curves, corresponding to the family of curves y square equal to 2c into x plus root c, where c is arbitrary constant. Where c is arbitrary constant. उसके आगे लिखना also find the order and the degree, where c is arbitrary constant, also find the order and degree of the differential equation thus formed. Find the order and degree of the differential equation thus formed. करेंगे, बताएंगे। चलो बच्चों ट्राई करते हैं, है ना। यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, है ना, सी इज द ओनली आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यानी कि अगर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार ही आप ज्यादा मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, फिर से एग्जैक्टली वन टाइम्स। तो 2y dy by dx एंड ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज 2c। अब यहां से आपको c वगैरह सब हटाना पड़ेगा, है ना, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो हमने लिखा दिस इज y स्क्वायर and this is 2c, 2c is 2y dy by dx and x plus root under c। तो रूट अंडर c कितना देगा, रूट अंडर y dy by dx। देख लो दोस्त, ऐसा बनेगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गया, ऑर्डर भी आज समझ में आ गया कि ऑर्डर वन, लेकिन डिग्री नहीं समझ में आया, क्योंकि डिग्री के लिए इसको पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो एक y तो कट जाएगा, है ना, y से तो कोई लेना देना भी नहीं है, तो y माइनस y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, एक y खत्म हो गया, तो 2x dy by dx
ठीक बात है, और +2 और y डीवाई बाई डी एक्स और रूट, तो यानी कि बन जाएगा y डीवाई बाई डी एक्स की पावर 3/2, 1+हाफ, है ना। अब इसको इधर ले आओ तो y माइनस 2x डीवाई बाई डी एक्स, और दोनों साइड हमें पावर 2 रेज करना चाहिए, पावर 2। तो पावर 2 रेज करोगे तो इधर बन जाएगा 4 और y डीवाई बाई डी एक्स का क्यूब, आप खुद ही देखो। तो डीवाई बाई डी एक्स की जो हाईएस्ट पावर है बेटा वो है 3। कैसे? क्योंकि यहां देख सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी 4y क्यूब डीवाई बाई डी एक्स का होल क्यूब बन रहा है। कोई बोले सर इधर की साइड आपने देखा नहीं, इधर की साइड देख लिया मैंने, है ना, मन में ही देख लिया। वाई स्क्वायर बनेगा 4x² डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बनेगा और -4xy डीवाई बाई डी एक्स बनेगा। तो हम लोग लेंगे डीवाई बाई डी एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 ही आएगा, तो यानी ऑर्डर तो 1 रहेगा, डिग्री 3 हो जाएगी। बाकी ऑर्डर हम डायरेक्टली देख के भी बतला सकते हैं, ऑर्डर जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वही ऑर्डर होगा, क्योंकि उतनी बार डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप, है ना, देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the family of curves. Form the differential equation corresponding to the family of curves. Form the differential equation corresponding to the family of curves ax square plus by square equal to 1. Form the differential equation corresponding to the family of curves ax square plus by square equal to 1. लिखिए, करिएगा। हाँ, इसमें y ही होगा क्योंकि यहाँ पे हमने 2y dy by dx में से एक y हटा दिया था ना, तो यानी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी डिग्री तो सब सही है। इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, एक y हट गया था, है ना, तो यहाँ बनेगा √y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3/2, है ना। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 4y, यस, डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब ऐसा रहेगा, है ना, देख लेगा। चलो भाई देखते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है और ऑफ कोर्स 2 बार डिफरेंशिएट करना है, क्यों? क्योंकि इसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 है ना। तो पहली बार तो ऐसे ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 2ax प्लस 2by y डैश, है ना, 2 बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा, है ना, इक्वल टू 0, ये बन गया। तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक बार में ही आपका कांस्टेंट ऑफ जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो गायब हो जाए? आंसर इज यस। कैसे? देखिएगा, हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या कि by डैश इक्वल टू -ax, मतलब y डैश अपॉन x इज गोइंग टू बी -a/b। यहां से डिफरेंशिएट करो, सीधा सीधा दोनों ही कांस्टेंट गायब हो जाएगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करना ही करना है। एक बार कर चुका हूं मैं, अब एक बार और करेंगे तो ये पूरा ही साफ हो जाएगा। तो सीधा सीधा नीचे देखिएगा, क्वेश्चन टू ला रहा है x² x इंटू y डैश का डेरिवेटिव बच्चों, तो y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर माइनस y डैश और x का 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब उधर भेज दो आप, है ना, तो अपने आप ही बन जाएगा xy d2y बाई dx2 प्लस x dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस xy, नहीं सॉरी, माइनस xy नहीं, माइनस y dy बाई dx इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक और लास्ट लिख लीजिएगा, है ना, बाकी हम लोग अब होमवर्क डिस्कशन करेंगे। है ना, लिखिएगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, form the differential equation corresponding to the family of parabolas
Form the differential equation corresponding to the family of parabolas. Form the differential equation corresponding to the family of parabolas. Form the differential equation corresponding to the family of parabolas whose axis of symmetry. Form the differential equation corresponding to the family of parabolas whose axis of symmetry is parallel to whose axis of symmetry is parallel to y-axis. Whose axis of symmetry is parallel to y-axis. है, तो इसको कर लीजिएगा, इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे बच्चों, है ना। अभी जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज होमवर्क, और होमवर्क में आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं, और आपको याद हो तो शायद हम लोगों ने होमवर्क में करना था एक्सरसाइज 4 का 32 से 41 एंड एक्सरसाइज 5 1 से 18। सारे डाउट्स अभी डाल दे तो बेहतर रहेगा, है ना, बीच बीच में पूछते रहिएगा तो टाइम लग जाता है। ठीक है, तो जल्दी से बतलाइए। एक्सरसाइज 4 32 से 41 एंड एक्सरसाइज 5 1 से 18 में कोई भी डाउट हो तो फटाफट से लिख दीजिए। एक्सरसाइज 4 में हार्दिक का तो नो डाउट है, बाकी किसी का है तो देख लीजिए। एक्सरसाइज 5 का ही बतला दीजिए 1 से 18। सॉरी, और किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी बतला दें, नहीं तो फिर आगे का होमवर्क देंगे। ओके, एक्सरसाइज 5 में नेक्स्ट इज 19 to 32 एंड एक्सरसाइज 6 1 to 10, है ना। बाकी अब अपनी क्लासेस जो है शायद नॉर्मल टाइम पे स्केड्यूल्ड हैं, आप चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो अब जो अपनी क्लासेस हैं वो इवनिंग के टाइम में स्केड्यूल्ड हैं, तो फिर से जैसे पुरानी टाइमिंग थी अपनी वही रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। मेरे ख्याल से कल की क्लास शायद शाम में है। ओके देन, बाय बाय, सी यू ऑल, हैव ए नाइस डे।